गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं हूं निखिल और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है 7 तारीख और दिन है शुक्रवार और आज का टॉपिक है एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले 2-3 दिन में जो डेली के सेशंस हैं उसमें जरा इरेगुलरिटी आ रही है। दोस्तों, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड सम सीरियस क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेस, दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। बट फॉर वेरी श्योर आने वाले दिन में इसको स्मूदन अप कर दिया जाएगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स की शूटिंग भी काफी ज्यादा हो रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत आ रही है कि टाइम पे लेक्चर्स की डिलीवरी नहीं हो रही है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि रेगुलरली ज्ञानबाजी फॉलो कर रहे हैं, उन सब से हम बहुत क्षमा चाहेंगे और हम वादा करते हैं कि बहुत जल्द आपको आपके लेक्चर स्मूथ करके दे दिए जाएंगे। बहरहाल, आज के टॉपिक के साथ हम अपना लेक्चर अब शुरू करना चाहेंगे। सो आप भी प्लीज द हिंदू का आज का ये एडिटोरियल एनालिसिस अपने मोबाइल फोन में या अगर आपके पास न्यूज़पेपर की हार्ड कॉपी ही है तो उसको जरा ओपन कर लीजिए और मेरे साथ इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। यस दोस्तों, तो जैसा कि आप सब देख सकते हो, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का ये एक टॉपिक है जो मैंने आपको पहले ही डिक्लेयर किया और ग्रुप्स पे ऑलरेडी इसके बारे में मैंने एक पोस्टर डाल दिया है। टॉपिक का हेडलाइन है एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक मैं इतने अच्छे से समझा सकूं कि आपको इसकी रीडिंग में कोई दिक्कत न जाए और ऐसे लंबे लंबे आर्टिकल्स को आरसी के पैसेज में अगर ये पूछे जाएं भी तो आप बहुत अच्छी तरह से इसको अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए सीरियसली एक एक लाइन को पढ़िए और आने वाले कुछ समय के लिए अपना फोकस सिर्फ इस आर्टिकल पर रखिए। इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। ह्यूमैनिटेरियन शब्द का मतलब होता है दोस्तों मानव से संबंधित, यानी मानवता से संबंधित। क्राइसिस वर्ड का मतलब होता है संकट और इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। तो लेखक हर्ष मांडर साहब ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसी मानवता के खिलाफ संकट पैदा हो गए हैं जो कि अदृश्य हैं। एक अदृश्य संकट पैदा हो गया है भारत में मानवता के खिलाफ, राइट। और ये किस चीज से संबंधित बात कर रहे हैं तो नीचे देखिए, द स्टेट एंड द रिच। यहां स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट यानी देश। यहां पर मैं ठीक से आपको फिर से बता दूं, स्टेट शब्द के 3 मतलब होते हैं, एक होता है अवस्था, एक होता है राज्य और तीसरा होता है देश। जिस सेंस में यहां पर ये स्टेट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है देश, देश। और देश यानी अल्टीमेटली इनका इशारा सरकार की तरफ है। तो ये बोल रहे हैं कि द स्टेट एंड द रिच एंड मिडिल क्लासेस रिमेन इनडिफरेंट, बहुत प्यारा वर्ड है ये इनडिफरेंट, एज मिलियंस स्लिप इनटू क्रॉनिक हंगर एंड इंटेंस पॉवर्टी। कहने का मतलब ये कि देश की सरकारें, अमीर यहां तक कि मिडिल क्लास, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जब करोड़ों करोड़ों लोग फिसल कर गरीबी और भूखमरी में दबते चले जा रहे हैं। और क्रॉनिक शब्द का मतलब होता है लंबे समय से जो चला आ रहा हो। जैसे किसी को मान लेते हैं कि एक माइग्रेन की शिकायत है पिछले 15-20 साल से, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक डिसीज है एक तरीके से। तो क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय से चले आ रहा है, राइट। तो अब आपको आर्टिकल के बारे में हल्का अंदाजा होने लगा होगा। ये बताना चाह रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन पर इस कोरोना काल में जो संकट बीता है, उस संकट ने उन्हें इतना तोड़ दिया है कि अब ऐसा लग रहा है कि पूरे दुनिया भर में 40-50 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा के अंदर चले जाएंगे। ये आंकड़ा है दोस्तों, और ये सच में वाकई में गंभीर परिस्थिति है। इस आर्टिकल में एक और चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है और वो ये कि शुरुआत में जब ये वर्कर्स को अपने घर जाना था उस समय न्यूज आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में खूब इनके ऊपर बातें चली, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा
लोगों ने इनके बारे में बात करना बंद कर दिया। तो आज हमारा देश अनलॉक की तरफ जा रहा है, इंडस्ट्रीज की बातें चल रही है, राम अयोध्या विवाद पर बातें चल रही है, भूमि पूजन पर बात चल रही है, लेकिन कोई भी इन गरीबों की इस वक्त की हालत पे बात ही नहीं कर रहा है, जबकि परिस्थिति इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर है। तो लेखक हर्ष मांडर इन चीजों के ऊपर अपना एक दृष्टिकोण उजागर करते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सो लेट मी रीड आउट द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ फॉर ऑल ऑफ यू। India's laboring poor have largely disappeared even from the inner pages of many newspapers and from the television screens. बताइए कितने दुख की बात है। ये कह रहे हैं कि भारत का जो लेबरिंग पुअर है, यानी जो गरीब मजदूर वर्ग है, वो तो अब न्यूज़पेपर के अंदर के पन्नों से, टेलीविजन की स्क्रीन से, हर जगह से गायब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी के पास इनके बारे में बताने का टाइम नहीं है। It is though after the country has gradually unlocked and most migrants have returned home. ये तब की बात है जब बहुत ज्यादा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद और बहुत सारे माइग्रेंट्स अब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। द रेंचिंग, अब ये वर्ड बड़ा अच्छा है, रेंचिंग। रेंचिंग का मतलब होता है मरोड़ देने वाला, यानी बहुत तकलीफ देने वाला। जैसे नी रेंचिंग प्रैक्टिस करते हैं ना क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स, यानी घुटने मरोड़ देने वाली, उसको बोलते हैं रेंचिंग। द रेंचिंग डिस्ट्रेस ऑफ मास हंगर एंड सडन अनएम्प्लॉयमेंट दैट रैक्ड देयर लाइव्स हैज समहाउ पास्ड। ओके, इसका मतलब ये कि उनके ऊपर जो डिस्ट्रेस यानी जो तनाव था, गरीबी का तनाव था, और जो भुखमरी थी, सडन अनएम्प्लॉयमेंट, उनके ऊपर जो बेरोजगारी का आलम आया था, दैट रैक्ड देयर लाइव्स। रैक्ड का मतलब होता है अत्यंत तनाव में, एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम तनाव, इन देयर लाइव्स हैज समहाउ पास्ड। वो किसी तरीके से वो पास करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, इसका मतलब हुआ है समहाउ पास्ड, मतलब वो चीज कहीं ना कहीं पास हो गई है और अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ये सब ठीक हो गया है, लेकिन फिलहाल किसी का ध्यान उसके तरफ जा नहीं रहा है। द रियलिटी इज एंटायरली द रिवर्स, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। द डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब एक ऐसा संकट जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो या पहले से जिसके बारे में पता ना हो। The devastating impact of the unprecedented closure of the entire economy, which was already in recession, will endure for a long time. बहुत अच्छी लाइन है। लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुत बुरा असर अनप्रेसिडेंटेड क्लोजर के वजह से जो आया है इकोनॉमी में, एक ऐसी इकोनॉमी में जो पहले से ही रिसेशन में चल रही थी, ऐसा लगता है कि ये संकट अब बहुत समय तक ऐसे ही बना रहेगा, ये ऐसे ही रहने वाला है। एंड्योर वर्ड का मतलब होता है दोस्तों जब कोई संकट बहुत लंबे समय तक बना रहे। ओके, However, the immense suffering of the poor has been rendered invisibly by the collective indifference of the state and the rich and the middle class. हाँ, लेकिन इसका जो असर रहेगा have been rendered। अब देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है rendered। rendered का मतलब होता है किसी चीज को ढक देना या कवर कर देना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गरीबों की ये जो तकलीफ है उसको कहीं ना कहीं ढक दिया गया है, उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया गया है। किसके द्वारा? देश के द्वारा, अमीरों के द्वारा और मिडिल क्लास के द्वारा, क्योंकि इसके बारे में मीडिया में कोई बातें आ ही नहीं रही है। तो आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। स्लिपिंग डीपर इनटू वांट। स्लिपिंग, ये स्लिपिंग का मतलब होता है फिसलना, और SLEEPING वो हो जाएगा सो जाने वाला स्लीपर। स्लीपिंग डीपर इनटू वांट, इसका मतलब ये हुआ कि गरीबों की हालत अब इतनी बुरी हो गई है कि वो दिन ब दिन अपने जरूरतों को लेकर अंदर धंसते ही चले जा रहे हैं और उनके पास कोई चारा बचा नहीं है। ये पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों। ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना एडजेसेंट टू द लार्जेस्ट क्रीमेशन ग्राउंड इन दिल्ली। क्रीमेशन का मतलब होता है जहां पर मतलब क्रीमेशन का काम होता है, यानी लाशों को दफनाने का काम या जलाने का काम, एक तरीके से शमशान भूमि। इज एन एम्बैंकमेंट कॉल्ड यमुना पुष्ट होम टू 4000 होमलेस मैन। अरे बाप रे, कहने का मतलब ये कि यमुना के घाट पे जहां पर लाशों को जलाया जाता है, शमशान भूमि पे, वहां पर 4000 लोगों का आज एक घर बना हुआ है। ऐसे लोगों का, होमलेस
ग्राउंड है वो, जहां 4000 लोग जिनके पास घर नहीं है वो रहते हैं। इन नॉर्मल टाइम्स दे सर्वाइव्ड बाय डूइंग कैजुअल वेज वर्क मोस्टली इन ईटरीज एंड कंस्ट्रक्शन। सामान्य दिनों में ये सारे लोग क्या करते थे कि कैजुअल काम किया करते थे, यानी रोज की दिहाड़ी मजदूरी वाले काम किया करते थे। कंस्ट्रक्शन में जाके काम कर लिया, ईटरीज में काम कर लिया। ईटरीज का मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट में या फिर ऐसे ही किसी ढाबे वगैरह पे काम कर लिया। वर्क वॉज अनसर्टेन एंड ऑलवेज अंडरपेड। इनका जो काम था वो हमेशा अनिश्चित होता था, यानी आज काम मिल गया कल मिलेगा या नहीं पता नहीं। एंड दे वर ऑलवेज अंडरपेड। अंडरपेड का मतलब उनको जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए थी उतनी कभी नहीं मिलती थी। स्टिल दे मैनेज टू कीप द रॉ हंगर एट द बे बाय ईटिंग फूड प्रोवाइडेड बाय रिलीजियस फूड चैरिटीज इन गुरुद्वारा टेम्पल्स एंड दरगाह। लेकिन उन दिनों में भी वो जैसे तैसे अपना पेट भर लेते थे। कैसे? चैरिटी में खाना खा लेते थे। चैरिटी मतलब दान। तो चैरिटी में खाना खाकर अपना पेट भर लेते थे, जो दान गुरुद्वारों में, मंदिरों में और दरगाह में मिल जाता था, उससे काम बन जाता था। लेकिन अब तो आप जानते हैं कि लॉकडाउन में मंदिर और सारे ही धार्मिक स्थल भी बंद हो गए थे। तो आप जरा कल्पना करिए कि इनका क्या हाल हुआ होगा। I met them recently. Their destitution and desperation were palpable. This is very, very important words, guys. ये तीनों वर्ड अच्छे से याद रखना। लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं देयर डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब होता है असीम गरीबी, एकदम सीरियस वाली गरीबी। एंड डेस्परेशन, डेस्परेशन शब्द का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि इतनी बुरी हो कि उसके साथ डील करना ही मुश्किल हो जाए। फिर से एक बार सुन लीजिए, एक ऐसी सिचुएशन जो इतनी बुरी हो कि जिसके साथ डील करना मुश्किल हो जाए, उसको बोलेंगे डेस्परेशन। वर पैल्पेबल, और पैल्पेबल शब्द का मतलब होता है जिसको आप महसूस कर सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो। तो लेखक के बोलने का मतलब यह है कि जब वो उन लोगों से मिले तो उनकी गरीबी, उनकी वो हालत और उनके मतलब यानी टूटते हुए मतलब उम्मीदें, वो सबको वो जैसे महसूस कर पा रहे थे। देयर इज स्टिल नो वर्क एंड श्राइन्स हैव स्टिल नो एडिक्वेटली रिवाइव्ड देयर फूड चैरिटीज। श्राइन्स का मतलब होता है धार्मिक स्थल। तो अभी भी इन मजदूरों के पास करने के लिए कोई काम है नहीं, और धार्मिक स्थलों पर अभी भी खाना बांटने की प्रक्रिया ठीक से शुरू नहीं हुई है। तो इन विचारों के पास अभी भी भोजन व्यवस्था नहीं है। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज मोस्टली एंडेड इट्स प्री कुक्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। लो कर लो बात। अब ये वाली लाइन से तो बहुत बड़ी असलियत सामने आती है। दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली गवर्नमेंट इतने सारे फूड स्टॉल चला रही थी लॉकडाउन में, मार्च और अप्रैल के महीने में। उस समय पेपर में, टीवी में हर जगह ऐड आती थी और हर बार ये बातें बताई जाती थी कि इतना खाना बांटा जा रहा है ये वो। लेकिन अब जुलाई अगस्त आते आते ये सब कुछ बंद कर दिया गया है और अब कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम सरकार के तरफ से नहीं चल रहा है। At the peak of the program, about 10 lakh people were being fed in over 1000 centers. दिल्ली सरकार के मुताबिक 10 लाख लोगों को 1000 अलग अलग फूड सेंटर्स पे खाना दिया जाता था, जो कि उन्होंने अब बंद कर दिया। I was critical then of the indignity of forcing people to line up for hours each day for the ladle of food. My goodness, this is very shameful. ये लाइन तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। आप लोगों के लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं, लोगों की हालत कितनी बुरी है इसको दर्शा रही है ये लाइन। I was critical then of the indignity of forcing people to line up for hours each day for the ladle of food. कहने का मतलब ये कि लेखक को शर्म आ गई ये देखकर कि जिस तरह से इन फूड सेंटर्स पे इन मजदूरों के साथ बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें केवल एक कटोरी दाल और एक एक चम्मच भर चावल देने के लिए जितना सताया जा रहा है, घंटों लाइन पे खड़ा खड़ा किया जा रहा है, वो देखकर तो जैसे किसी की भी आंख से आंसू आ जाएंगे। लैडल शब्द का मतलब होता है एक बड़ा चम्मच जिससे हम दाल परोसते हैं। आप सब अपने अपने घरों में आपने देखा ही होगा, एक गोल कलर का गोल चम्मच होता है, उसको लैडल बोला जाता है। ओके, आइसक्रीम के स्कूप की तरह दिखता है ये। बट ऑल्दो इट कुड हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड विथ मोर कंपैशन एंड रेस्पेक्ट,
there was still a crucial public lifeline for people thrust suddenly into mass hunger. मतलब ये हुआ कि हम चाहते तो इन लोगों के साथ थोड़ी इंसानियत के साथ और इज्जत से भी पेश आ सकते थे, जहां पर हजारों लाखों लोग जानबूझकर इस समस्या के अंदर कूद पड़े या फिर उनको मजबूरी में इसके अंदर जाना पड़ा, जिसने देश में इस वक्त बहुत बड़ी भुखमरी का एक आलम बना दिया है। With that lifeline snapped, there is nothing except for small private charities to shield them from the blistering wind of hunger. स्नैप्ड का मतलब होता है किसी चीज में दरार आ जाना, यानी जो जिंदगी चल रही थी वो जैसे टूटने लगी है, उसमें दरार आने लगी है। किस वजह से? अब उनके पास खाना तो है नहीं, तो ले देकर वो बेचारे किसी स्मॉल प्राइवेट चैरिटी में जाकर वहां से खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम द ब्लिस्टरिंग विंड ऑफ हंगर, ब्लिस्टरिंग का मतलब होता है बहुत तेज। तो कहने का मतलब ये है कि एक भूख को मान लीजिए हवा, तो भूख का हवा का एक झोंका बहुत तेजी से लोगों को ढकेल देता है आगे, और वो किसी ऐसे फूड स्टॉल पे जाकर खाना खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। माय कॉमरेड्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग इन द होमलेस पीपल इन अदर सिटीज, एक्टिविस्ट्स of the right to food campaign countrywide and volunteers for food relief of the Karwae Mohabbat all report conditions of even more worrying precarity and deprivation from around द कंट्री। अब देखो यहां पर मैं दो वर्ड्स को अंडरलाइन कर देता हूं। लेखक यहां पर बताना चाह रहे हैं, और कॉमरेड्स, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, आपके कलीग्स, राइट। तो लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कुछ साथी हैं जो कि इन इस तरह के गरीब लोगों के लिए सोशल वर्किंग करते हैं, अलग अलग एक्टिविस्ट ग्रुप में काम करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के कैंपेनिंग चलाते हैं खाना बांटने के। तो लेखक ने वो अपने उन सारे दोस्तों से भी बात की और देखा, तो पाया कि ये हालत केवल दिल्ली में नहीं है, ये हर जगह पर है। इतनी ही बेकार परिस्थिति हर जगह बनी हुई है। प्रिकैरिटी, प्रिकैरिटी शब्द का मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आदमी अपने आप को इनसिक्योर मानता हो, नौकरी का पता नहीं, खाने पीने का पता नहीं, उसको बोलते हैं प्रिकैरिटी। एंड डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन का मतलब होता है जब आपको जरूरत की चीजें भी नहीं मिलती तो उसको बोलते हैं डिप्राइवेशन। दोनों वक्त का खाना भी ना मिल पाना, दैट इज कॉल्ड डिप्राइवेशन में जीना। There are communities in the countryside, in forest, desert, hills, rivers, islands, and Dalit ghettos who even in normal times survived on the edge of hunger. They used to depend on remittance from migrants for their survival. Today they have to feed the migrants who returned. कहने का मतलब ये कि ऐसी भी कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि कंट्री साइड से हैं। कंट्री साइड में, कंट्री साइड में है का मतलब होता है गांव वाले एरिया में। कंट्री साइड का मतलब अपने नेबर कंट्री में नहीं, कंट्री साइड का मतलब गांव के एरिया में। तो ऐसी कुछ कम्युनिटीज हैं जो कि जंगलों में है, डेजर्ट में है, पहाड़ियों पर है, नदी के किनारे है, और दलित बस्तियों में है। घेटोस का मतलब होता है बस्तियां, वहां पर है जहां पर मतलब यानी परिस्थिति अब एज ऑफ हंगर पे आ गई है, बहुत गंभीर हो गई है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि उन एरियाज में मजदूर अपने अपने घर वापस लौट आए हैं, तो उनके पास अब ज्यादा पैसा बचा नहीं है और उनके यहाँ परिस्थिति थोड़ी गंभीर है। यहाँ पर एक वर्ड है देखो, रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कंट्री के बाहर से कंट्री के अंदर अगर कोई व्यक्ति पैसे भेजता है अपने माँ बाप को, तो भेजे हुए अमाउंट को रेमिटेंस बोला जाता है। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैजुअल डेली वर्कर्स, वीवर्स, आर्टिशन, होम बेस्ड वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स हैव आल्सो लिव्ड प्रिकेरियस लाइफ टू। ये रिक्शा पुलर, वर्कर्स, ये जितने भी लोग हैं, ये सब भी इस तरह की गरीबी वाली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बट दे हैव स्लिप्ड मच डीपर इनटू वांट। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं रही, अब उनकी जरूरतें और बढ़ती ही जा रही है क्योंकि परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। And there are millions of new entrants into the ranks of the hungry, including laid off employees of small enterprises and eateries, domestic workers, sex workers, workers in the gig economy, and even teachers in low income private school and those taking private tuitions. Now ये वाला part वाकई में बहुत important है। इसमें लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है
कि आने वाले दिनों में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनकी हालत बदतर होने वाली है और जो गरीबी वाले लोगों के साथ अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करके संख्या बढ़ाने वाले हैं। तो कौन कौन? लेड ऑफ एम्प्लॉइज। लेड ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब होता है ऐसे एम्प्लॉइज जिनको नौकरी से निकाल दिया गया। ले ऑफ शब्द का मतलब ही होता है नौकरी से बर्खास्त कर देना। जो लेड ऑफ एम्प्लॉइज है वो, फिर उसके बाद फूड रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं वो, वैश्यावृत्ति में फंसे हुए लोग, या फिर ऐसे लोग जो कि किसी बेकार इकोनॉमी में छोटे मोटे काम करते हैं, यहां तक कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स या फिर जो प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह लेते हैं छोटे मोटे, वो वाले टीचर्स, ये सब के सब बेरोजगार हो रहे हैं और ऐसे मिलियंस ऑफ लोग हैं जो अब गरीबी में धंसते चले जा रहे हैं। All of these workers and tens of millions more are bracing themselves for the way that dispossessed have learnt. The time immemorial that have hardwired into their DNA to live with chronic hunger. ऐसे कई लाखों लाखों लोग हैं जो कि अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर भी वो परिस्थिति अगर आ गई जो इन गरीबों पे ऑलरेडी आई है तो उनको उसमें क्या करना पड़ेगा। दे आर हार्ड वायर्ड इन टू देयर डीएनए। हार्ड वायर्ड मतलब वो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज से लड़ सकते हैं। टू लिव विद द क्रॉनिक हंगर। द फर्स्ट इज टू एलिमिनेट nutritious but unaffordable portions of one's diet, okay, including dal, milk, vegetable, fruit, eggs, meat. Many families report that they are eating only coarse rice and roti with salt. Can you imagine? इससे ज्यादा बुरा आपको और क्या देखने को मिलेगा? जो बातें आप कभी फिल्मों में सुना करते थे आज वो असलियत में होने लगी है और लोग जहां राम मंदिर और मस्जिद विवाद में फंसे हुए हैं, किसी का ध्यान नहीं है कि हाल कितना बदतर हो चुका है दूसरी जगह पर। लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब लोगों ने अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेना बंद कर दिया है जिसमें कि दाल होती है, दूध होता है, वेजिटेबल्स होते हैं, मतलब अंडे, मांस, मछली, फ्रूट्स वगैरह, जो फल वगैरह होते हैं ये सब होते हैं। क्योंकि ये सब खरीदने के पैसे हैं कहाँ लोगों के पास, तो अब वो क्या खा रहे हैं पता है? कोर्स राइस एंड रोटी विथ सॉल्ट। कोर्स राइस, कोर्स राइस का मतलब होता है मोटा अनाज, एक ऐसा अनाज जो कि सीधे खेतों से बिना पॉलिश किए निकाल लिया जाता है, उसको बोलते हैं कोर्स राइस। अंग्रेजों का रखा हुआ नाम था ये, अंग्रेज खिलाया करते थे। एंड रोटी विथ सॉल्ट, रोटी को नमक के साथ बेचारे खा रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू रिड्यूस फूड इनटेक। अब इससे भी अगर काम नहीं बनेगा ना तो लोग फूड इनटेक कम करने पे आ जाएंगे, यानी खाना ही बंद कर देंगे क्योंकि पैसे नहीं है। कटिंग डाउन ऑन बोथ द क्वांटिटी ईटन ड्यूरिंग ईच मील एंड द नंबर ऑफ मील्स, टीचिंग वंस बॉडी टू एंड्योर विथ लेस एंड लेस। As households slip further down this steep slope, there are increasing numbers of nights when they have sleep hungry. अब क्योंकि दिन ब दिन ये प्रॉब्लम जा ही रही है तो ऐसी बहुत सी रातें इनके जीवन में बढ़ जाएंगी जब इन बेचारों को भूखे ही सोना पड़ेगा या फिर ऑलरेडी सोना पड़ रहा है। वाकई में दोस्तों मतलब मन भारी होता जा रहा है इन सब चीजों को देखकर पढ़ के। मैं खुद मतलब कभी कभी खाने में कोई चीज अच्छी नहीं बनी तो मॉम से शिकायत करता हूँ, खाने के लिए नखरे दिखाता रहता हूँ, परंतु आज जब ये स्थिति हम देखते हैं तो वाकई में ये आई ओपनिंग है। और आपको मैं एक बात बताऊं, कल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक स्टेटमेंट आया शक्तिकांत दास का, बाय मंथली जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि अगले साल भी नेगेटिव ग्रोथ ही रहेगी, यानी ये स्थिति अभी अपने आप हमको बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त करनी है। तो अंत में इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चलिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा और। चिल्ड्रन हु कुड अर्लियर डिपेंड ऑन द स्कूल और प्री स्कूल सेंटर फॉर एटलीस्ट वन न्यूट्रिशियस मील्स आर नाउ बीइंग सेंट आउट टू वर्क, इंक्लूडिंग स्क्रैबलिंग थ्रू वेस्ट फॉर एनीथिंग विच कुड बी ईटन और सोल्ड। आपको पता ही ना दोस्तों, मध्याह्न भोजन मिड डे मील मिल जाता था स्कूल में तो बेचारे बच्चे वहां जाकर तो कम से कम खाना खा लेते थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्कूलें बंद है, खाना मिल नहीं रहा है, तो इन बच्चों को वापस सड़कों पर देखा जा सकता है खाना ढूंढते हुए। ये वर्ड आप देख रहे हो, स्क्रैबलिंग थ्रू वेस्ट। स्क्रैबलिंग शब्द का मतलब होता है किसी चीज को
मतलब छांट कर उठा लेना, यानी उंगलियों से उठा लेना। तो कचरे के ढेर में से खाने को देखकर उसको उठाकर खाने की कोशिश की जा रही है, ये परिस्थिति आ गई है। ये आखिरी वाला एक और पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, इससे आपको एक कंक्लूजन भी समझ में आएगा। पब्लिक पॉलिसी फेलियर्स, पब्लिक पॉलिसी इसका मतलब होता है सरकार की नीतियां। जब भी आप समझ लेना इकोनॉमिक्स में पब्लिक वर्ड यूज हो गया तो वो सरकार की ओर इशारा करता है। अब क्या है जरा समझ ले। A number of global reports warn that hundreds of millions of people are being thrust into extreme poverty and hunger because of the economic impact of the lockdown and raging pandemic. कहने का मतलब ये कि बहुत सारी ऐसी वैश्विक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस बात की चेतावनी दी गई है कि अभी और करोड़ों लोग इस गरीबी के अंदर एंट्री लेने वाले हैं, जो कि लॉकडाउन और इकोनॉमी और कोरोना की मार झेल नहीं पाए हैं और अब इसके अंदर धंसने वाले हैं। A United Nations University paper, Precarity and Pandemic, June 2020, estimates that 400 million new workers are at a risk of slipping into extreme poverty. My goodness, आज ये आर्टिकल रुला के ही रहेगा। इसमें ये बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी पेपर ने इस बात की पुष्टि की है कि 400 मिलियन और वर्कर्स अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में धंसने वाले हैं। 400 मिलियन का मतलब जानते हो दोस्तों? 40 करोड़, क्योंकि 10 लाख का 1 मिलियन, तो आप ही हिसाब लगा लीजिए। 40 करोड़ लोग अब गरीबी में और ज्यादा जाकर धंसने वाले हैं, और ऑफ लेस देन $1.90 अ डे, और उनकी इनकम $1.90 पर डे रहेगी। What is even more worrying is that the location of global poverty is likely to shift towards middle income कंट्रीज एंड साउथ एशिया एंड एशिया इम्पैक्ट। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ऐसे देशों की तरफ इसका असर देखने को मिल रहा है जो कि मिडिल इनकम कंट्रीज है। अब हम जैसे भारत हो गया, भारत कोई स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड जैसा देश थोड़ा ना है जहां पर प्रति व्यक्ति इनकम यानी उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। हम लोग सब मिडिल इनकम वाले देश हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर इसका कहर बहुत बुरा रहेगा। The impact could intensify because of pre-existing conditions of fragmented or insufficient social protection systems and could last for years to come. हाँ, अब ये जो असर पड़ने वाला है इतने लोगों पर, ये असर उनके जिंदगी में पहले से चले आ रहे असर को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा, और इसका असर बहुत लंबे समय तक अर्थव्यवस्था पे और लोगों के जीवन पर पड़ा हुआ रहेगा। द यूएन स्पेशल रैपोर्टियर ऑन एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड Human rights Philip Alston similarly estimated in a study published in early July that more than 250 million people are at risk of acute hunger. एक रिपोर्ट के मुताबिक 250 मिलियन लोग इस वक्त एक्यूट हंगर की परिस्थिति में आ चुके हैं। दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूट? एक्यूट शब्द का मतलब समझे क्या आप लोग? एक्यूट का मतलब होता है क्रिटिकल, एक ऐसी परिस्थिति जिसको हम गंभीर कह सकते हैं। दिस इंपैक्ट ही बिलीव्स विल बी लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक। He is critical of governments which, rather than acknowledging how badly the efforts to end poverty have been faring. Okay, उसने इस बात का हवाला दिया है, ये बताया है कि मतलब जो सरकार के कदम थे गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए, वो किस हद तक मतलब बुरे साबित हुए हैं और वो किस हद तक नाकाम साबित हुए हैं। एंड हाउ रिलेंटलेसली द पेंडेमिक हैज एक्सपोज्ड दैट फैक्ट। और बड़ी ही आसानी से, बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, एक कड़वे सच्चाई के रूप में इस वैश्विक महामारी कोविड-19 ने सरकार की नाकामियों को एकदम से जैसे सामने ला दिया है। आर डबलिंग डाउन ऑन एग्जिस्टिंग अप्रोच दैट आर क्लियरली फेलिंग। His angst about the public policy failures to deal with the scale and depth of the humanitarian crisis is entirely justified. First, at senior levels of the Indian government, there is little acknowledgement of the depth of the crisis of hunger and annihilation of livelihood. उसका कहना यह है कि सरकार के उच्च वर्गों में, यानी सरकार के सीनियर लेवल्स पे अगर देखा जाए
तो नीचे ग्राउंड रियलिटी कितनी बुरी है और वहां पर संकट कितना भयानक चल रहा है, जहां पर मतलब टूटने मरने की स्थिति आ गई है, इसके बारे में काफी कम बातें मतलब सरकार मानती है। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि भाई अगर मान लो कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का भक्त होगा और वो इस बात को स्वीकार करता है, कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म का भक्त होगा और वो उस बात को स्वीकार करता है, तो उसको कहते हैं एक्नॉलेज करना। लेकिन जब आप किसी काम को करके उसको स्वीकारते नहीं हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। तो सरकार जो गरीबी में जो लोग दब रहे हैं, मर रहे हैं, उसको ठीक से एक्नॉलेज नहीं कर रही है, यानी मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। To revive the economy and in particular MSME, the sector employing the most people outside agriculture, the finance minister relies mostly on credit rather than on fiscal transfer, unmindful that when both demand and production have crashed, credit will have few takers and can accomplish little. My goodness, this is something beautiful. अब देखो ये इस एक चीज में सारी सच्चाई सामने आ गई है इस पैराग्राफ में। इसको वाकई में मैंने एक दिन एक डेली करंट अफेयर्स में भी आपको समझाने की कोशिश की थी, पता नहीं कितने लोगों ने वो वीडियो देखा था, लेकिन आज आप इसको एक बार फिर से समझो दोस्तों। यह कहने का मतलब ये हुआ कि अरे भाई आप लोन पे लोन बांटते जा रहे हो, बैंकों को बोल रहे हो कि लोन दे दो, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन दे दो, इसको लोन दे दो, उसको लोन दे दो। अरे लेकिन ऐसा करने से कोई परिस्थिति ठीक हो जाएगी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि डिमांड और सप्लाई दोनों ही टूट चुका है। इसीलिए केवल लोन दे देने से कुछ नहीं होगा। लोन दे देने से सप्लाई साइड मजबूत हो जाएगी, लेकिन डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई का हम करेंगे क्या। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि मैं अभी अपना क्लासेस ओपन करके स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हूं, इंस्टीट्यूट चालू रखा है मैंने, तो सप्लाई साइड तो चालू है, लेकिन स्टूडेंट ही आना नहीं चाह रहे, या स्टूडेंट आने की परिस्थिति में नहीं है, या फीस भरने की परिस्थिति में नहीं है, तो डिमांड है ही नहीं, तो सप्लाई का करेंगे क्या। इस तरीके से प्रॉब्लम आई है। तो सरकारों को यह करना चाहिए कि सीधे सीधे लोगों के जेब में पैसा डाल देना चाहिए, उनको पैसा दे देना चाहिए, क्योंकि जब तक पैसा देंगे नहीं तब तक डिमांड बनेगी नहीं, और जब तक डिमांड बनेगी नहीं तब तक ये स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। लास्ट वाला पैराग्राफ लेते हैं दोस्तों। Second, governments also sought to revive the broken economy, may excluding workers from the regimes of labor right protections, ostensibly for attracting capital investment। हाँ, दूसरा कारण ये भी देखा गया है कि गवर्नमेंट ने मतलब टूटती हुई इकोनॉमी को ठीक करने के लिए लेबर्स को बाजू में रखकर सीधे सीधे विदेशी अट्रैक्टिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देश में न्योता देने के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। मतलब ये कि देश के अंदर के गरीबों का कोई ख्याल नहीं है और सीधे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब बुलाने की तैयारी चालू हो गई है। इंस्टेड ऑफ अटोनिंग द इमेंस डिस्ट्रेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड वर्कर्स एंड मिटिगेटिंग फ्यूचर suffering by building sturdy legal walls for the their protection, many state government instead of pandemic to further weaken the scant protection which the law currently provides informal workers, right। कहने का मतलब ये हो गया कि परिस्थिति को अटोनिंग का मतलब होता है बदलना, परिस्थिति को बदलना, गरीबी को दूर करना, मिटिगेटिंग जो मतलब उनका जो फ्यूचर है, मिटिगेट मतलब किसी चीज के असर को कम करना, मिटिगेटिंग फ्यूचर सफरिंग यानी उनकी भविष्य में आने वाली चिंताओं को कम करने के बजाय सरकार अब ऐसा कर रही है, ऐसे कदम उठा रही है जिसके वजह से उनकी परिस्थिति और गंभीर हो जाएगी, स्कैंट हो जाएगी। स्कैंट का मतलब होता है एकदम स्कैंटी, यानी कोई चीज जो कि ना के बराबर अवेलेबल हो। ओके, तो ऐसी परिस्थिति पे लाकर खड़ा कर देगी, राइट। सम गवर्नमेंट्स अटेम्प्टेड टू extend the work day to 12 hours, to suspend the protection of various labor laws for 3 years and regulate the movement of workers across state border। हाँ, अब देखो क्योंकि परिस्थिति गंभीर हो रही है, इसीलिए जो श्रम कानून है भारत में, जो लेबर लॉ है,
उसको रिवाइज करने की बातें की जा रही है, क्योंकि भैया अब आउटपुट तो चाहिए, सबको काम चाहिए है। तो एक वर्कर 8 घंटे काम करेगा, ये नियम है, उसके आगे अगर वो काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिलता है। तो अब ये 8 घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे में शिफ्ट करने की बातें की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद भी की जा सके, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी कोई सहूलियत तो होनी चाहिए ना भाई। तो इस तरीके से बैलेंस करने की बातें की जा रही है, राइट। अगले वाले पैराग्राफ में सिर्फ मैं यहां पर शुरुआत की 4 लाइन पढ़ूंगा और उसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि आप बाकी का पढ़ लेंगे, सिर्फ 7-8 लाइन बची हुई है। अबैंडन्ड बाय द स्टेट, अबैंडन्ड का मतलब होता है रोक देना या खारिज कर देना, किसी चीज को बंद कर देना। बाय द स्टेट, स्टेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, वंस अगेन देश, आप यहां राज्य मत समझ लेना। इवन प्रायर टू द पेंडेमिक, यानी महामारी के पहले से ही इंडिया स्लिप्ड टू द 102nd पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2019 दैट रैंक्ड 117 कंट्रीज। इट हैड फॉलन बिहाइंड इट्स नेबर नेपाल, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यानी वैश्विक महामारी कोरोना के पहले ही हमारा देश भूखमरी में, यानी विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 102 नंबर पे था। 117 कंट्रीज में भारत का नंबर 102 था, और हम खुद अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे आते हैं इस मामले में। तो वाकई में ये स्थिति काफी गंभीर है, और आने वाले समय में सरकारों को ये सोचना बहुत जरूरी होगा कि आखिर क्या सही रहेगा, राइट। अब देखिए ये आखिरी वाले पैराग्राफ में लिटरली लेखक ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि सिचुएशन कहां है और किस तरह से मीडिया डाइवर्ट कर देता है और चीजों को दूसरी तरफ घुमा देता है। Through all of this, the political establishment sections of the media and the middle class remain culpably indifferent. यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार हो, मिडिल क्लास के लोग हो, अमीर लोग हो, वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिनको कुछ मालूम नहीं है, या जो किसी चीज को, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। प्री ऑक्यूपाइड इंस्टेड ऑफ बाइंग लेजिस्लेटर्स एंड टॉपलिंग गवर्नमेंट्स, परचेसिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट। देखिए राफेल के ऊपर बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि गरीब मर रहे हैं और हम राफेल प्लेन खरीदने में बिजी हैं। जेलिंग डिसेंटर्स, जितने ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने देश में चोरी वोरी की, जैसे कि विजय माल्या वगैरह, उनको पकड़ के जेल में भरने में हम बिजी हैं। उसके बाद डिवाइसिव एजेंडास लाइक द ट्रायम्फलिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल एट द साइट ऑफ डिमोलिश्ड मिडिवल मॉस्क। सरकारें इस चीज में बिजी हैं कि राम मंदिर बनाया जा रहा है, मस्जिद को जहां पर डिमोलिश किया गया था उस जगह पर, वहां पर सारा कवरेज चालू है, लेकिन इन गरीबों की तरफ कैमरा घुमा के देखने वाला कोई नहीं है। विथ मिलियन स्लीपिंग इनविजिबली इनटू क्रोनिक हंगर एंड इंटेंस पॉवर्टी, इंडिया इज हर्टलिंग साइलेंटली इनटू इट्स ग्रेवेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन ओवर हाफ अ सेंचुरी। 50 सालों के सबसे गंभीर संकट की तरफ भारत धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, हर्टलिंग साइलेंटली यानी धीरे धीरे सरकता जा रहा है, और ग्रेवेस्ट, ग्रेवेस्ट का मतलब होता है अत्यंत गंभीर, उस परिस्थिति में धंसता चला जा रहा है। तो समय रहते सारी चीजों को सुलझाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों आज ये आर्टिकल आपको कैसा लगा और आप पर्सनली इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके भी आसपास आपने ऐसी परिस्थिति देखी है? आपके गांव के हाल क्या है? प्लीज हो सके तो कमेंट थ्रेड में आज मुझे जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहेगा। आपके कमेंट्स न केवल मुझे हिम्मत देते हैं आगे इस तरह के आर्टिकल्स और इस तरह की खबरें बनाने के लिए, बल्कि ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड रियलिटी और करंट अफेयर्स की एक्चुअल चीजों में कितना फर्क है। दोस्तों जाते जाते सिर्फ अपने अनुभव से मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं, हो सके तो प्लीज इसको उसी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करिए जो मेरे अनुभव कहते हैं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत से बाकी के भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर इस वक्त कोरोना के वजह से आर्थिक परिस्थिति गंभीर होती रही है। यदि ऐसे टाइम पे आप किसी छोटी मोटी नौकरी के हिसाब से चलना चाहते हैं और छोटी मोटी नौकरी करके आप अभी फिलहाल इस परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, ठीक है। लेकिन तब भी ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन टेम्पररी होगा, परमानेंट नहीं। आप याद रखिए, अगर इन सब चीजों के साथ हमें एक बार में पूरी की पूरी मुक्ति चाहिए और दोबारा ऐसी ऐसी खराब हालत में कभी जाना नहीं है,
तो परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। और परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए आप कोई एक सरकारी नौकरी पकड़िए और वहां पर सेटल हो जाइए। ये एक बार का काम है, लेकिन ये एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। मेरे पास ऐसे बहुत से फोन कॉल्स आते हैं जहां पर बच्चे, बॉस ने डांट दिया, प्राइवेट नौकरी में नाराज हो गए और अब जॉब छोड़ने की बात कर रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं। परमानेंट सॉल्यूशन है ही नहीं, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। आज कोई परिस्थिति खराब है तो 2 महीने के लिए नौकरी कर ली, उसके बाद कुछ और, फिर कुछ और। आप ढंग से पढ़ें और परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, ताकि ऐसी परिस्थिति दोबारा कभी किसी भी रूप में, कोई वैश्विक महामारी आ जाए, हमको देखने की नौबत ना आए। राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप इससे थोड़ा बहुत इत्तेफाक रखते होंगे। अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं भी रखते तो भी कोई बात नहीं, आप साइलेंटली यूट्यूब कमेंट्स में अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं, सो दैट हमें भी अंदाजा हो कि कौन सी चीज किस तरीके से लोगों को एक्चुअली में कंसिडर करनी पड़ती है। तो दोस्तों ज्ञानबाजी के तो दोस्तों ज्ञानबाजी के आज के आर्टिकल में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारा ये आर्टिकल पसंद आया। कमेंट्स थ्रेड में अपने कमेंट्स शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसमें और भी बहुत सी चीजें देते हैं। तो प्लीज फाइंड योर यूट्यूब चैनल ज्ञानबाजी एंड सब्सक्राइब इट टुडे इटसेल्फ। थैंक यू एंड बाय बाय।